गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ सवाल मैं आज फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यूज है। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? ये बॉक्स कंटेन 10 मैंगोज आउट ऑफ 4 विच आर रोटेन। एक बॉक्स में टोटल 10 मैंगोज है। जो बॉक्स है उसमें से 10 मैंगोज है। इस 10 में से 4 विच आर रोटेन, 4 जो है वो एक सड़ा हुआ है, यानी कि 6 सही है। तो इसमें से गुड कितना हो गया? अगर गुड की बात करें तो 4 जो है वो सही है, गुड, और 4 जो है वो रोटेन है, यानी कि ये सड़ा हुआ है, सही नहीं है ये। टोटल 10 मैंगोज है। 2 मैंगोज आर टेकन आउट टुगेदर। एक साथ 2 मैंगो इससे निकाला गया, एक साथ निकाला गया 2 मैंगो। यहाँ पर 2 मैंगो एक साथ निकाला गया। इफ वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, देन प्रोबेबिलिटी दैट द अदर इज ऑल्सो गुड। अब ये 2 मैंगो में से एक मैंगो जो है वो गुड है, ये पता है, तो वो दूसरा भी गुड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? इफ वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर इज ऑल्सो गुड, दूसरा वाला भी गुड हो। तो ये कैसे निकालेंगे जरा समझिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से। 2 मैंगो निकाला गया है, तो वो एक जो है वो सही है, दूसरा भी सही हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, जरा समझिएगा यहाँ पर, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट बोथ बोथ मैंगोज आर गुड। जो दोनों मैंगोज है वो गुड है, बोथ मैंगोज आर गुड, उसको हम लोग ए मान लेते हैं। और बी मानते हैं इवन दैट एटलीस्ट वन मैंगो इज गुड, कम से कम एक मैंगो गुड हो, इसको हम लोग मानते हैं। तो बी घटना घट चुका है, यहाँ पर बी घटना ही घट चुका है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि इफ वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, एक हम लोग को पता है कि गुड है। अब दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा गुड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब एक तो पक्का है कि गुड है, एक मैंगो तो सही है, ये तो पक्का है। दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कम से कम जो 2 निकाले हैं उसमें से कम एक सही है, दूसरा सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वन मैंगो जो है वो गुड है, इसको हम लोग भी मान लिए। अब देखिए ए का अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ए का प्रोबेबिलिटी होगा क्या? ए का प्रोबेबिलिटी, दोनों मैंगो गुड हो, तो टोटल तो ये था, टोटल 10 था। दोनों मैंगो गुड हो तो 6 में से कोई 2 निकाल लेना पड़ेगा। 6 में से 2 कितने तरीके से निकालेंगे? 6 2। और टोटल पॉसिबिलिटी 10 मैंगो है, 10 में से कोई निकाल लेंगे 2। 6 C2 का वैल्यू आपका आएगा, मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। 15 आएगा और यहाँ पर आएगा 45। तो ये कितना आ गया? 1/3 पीबी। दूसरा जो कहता है कि एटलीस्ट वन मैंगो इज गुड, कम से कम एक मैंगो गुड है। तो एक मैंगो गुड है, इसका मतलब क्या होगा? एक मैंगो गुड का कैसे निकालेंगे? कम से कम एक मैंगो गुड है, एटलीस्ट वन मैंगो गुड। तो एक मैंगो गुड है, इसको जस्ट हम लोग अपोजिट कर सकते हैं कि कोई भी मैंगो गुड नहीं हो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो मैंगो गुड, नो मैंगो गुड, कोई भी गुड नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एटलीस्ट वन मैंगो गुड निकल जाएगा। तो नो मैंगो गुड का मतलब क्या हो गया? नो मैंगो गुड मतलब 4 रोटेन में से निकालना पड़ेगा। तो 4 रोटेन में निकालना पड़ेगा तो 4C2 और डिवाइडेड बाय टोटल 10C2। 4C2 का वैल्यू आएगा आपका 3 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 45, कट जाएगा 3 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 15, यानी 15 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, निकालना ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी जबकि बी घटना घट चुका है। क्वेश्चन में कहता है ना कि एटलीस्ट वन गुड हो चुका है, मतलब एक जो है वो निकला हुआ है वो गुड है। अब वो दूसरा भी गुड निकले, दूसरा वाला जो भी है वो भी गुड हो, इसका प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे निकालेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? जरा सोचिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों घटना हो रहा है एक साथ। तो ए घटना में कहता है कि दोनों गुड हो, और बी में कहता है कि एटलीस्ट वन मैंगो गुड हो। तो आप जरा सोचिए कि बी में ए में क्या हो सकता है? ए में हो सकता है ये वाला, दोनों गुड है, मतलब ये वाला हो सकता है जी जी, दोनों गुड है। और बी में क्या होगा? बी में हो सकता है एटलीस्ट वन गुड, मतलब गुड और रोटेन,
ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों गुड हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निकालने का जो है वो दोनों एक साथ निकाल रहे हैं, तो कौन फर्स्ट कौन सेकंड निकालें, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखिए दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला ही आएगा ना, ए इवेंट ही आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन में ए इवेंट ही आएगा। वहां पर दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पी ए के बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में पी ए आ जाएगा और नीचे पी बी। तो पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू है 1/3 और पी बी का वैल्यू कितना है 13/15। तो ये 1/3 और 15 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 13, तो ये कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 15 यानी कि 5/13 आएगा। तो 5/13 इसका आंसर सही होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा 5/13। क्या क्लियर है बताइए, समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर इज एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए इज 0.3 and for B and C they are 0.4 and 0.45 respectively. A, B and C prepared 20, 10 and 40 statements respectively. The expected number of correct statement in all is. यहाँ पर तीन आदमी हैं, एक आदमी ए है, वो अगर अकाउंट स्टेटमेंट बनाता है तो उसमें देयर इज एटलीस्ट वन एरर, उसमें कम से कम एक एरर आ जाए। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर इज एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाई ए, कोई अकाउंट स्टेटमेंट बनाया, अकाउंट स्टेटमेंट जो बनाया वो उसमें कम से कम एक एरर हो, एटलीस्ट वन एरर, एटलीस्ट वन एरर हो, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3। मतलब कम से कम एक एरर आ जाएगा, अकाउंट स्टेटमेंट बना रहा है तो उसमें से कम एक एरर आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0.3, मतलब एक या एक से अधिक भी हो सकता है, एटलीस्ट वन लिखा हुआ है। फिर बी अगर यही स्टेटमेंट बनाता है, बी को अकाउंट स्टेटमेंट बनाता है तो उसमें कम से कम एक एरर हो, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.4, और सी अगर बनाता है तो 0.45 है, सी अगर बनाता है अकाउंट स्टेटमेंट तो। अब कहता है कि ए बी सी प्रिपेयर 20, 10 एंड 40 स्टेटमेंट। ए कितना बनाया, ए बनाया 20 स्टेटमेंट बनाया, ये कितना बनाया, बी बनाया है 10 स्टेटमेंट, और सी कितना बनाया, ये बनाया 40 स्टेटमेंट। उसमें से पूछा जा रहा है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन ऑल। अब इतना स्टेटमेंट बनाया तो उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा, करेक्ट मतलब उसमें एक भी एरर नहीं होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि एक भी एरर नहीं होना चाहिए। इसमें से देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए अकाउंट स्टेटमेंट बनाता है तो कम से कम एक एरर होने का 0.3 पॉसिबिलिटी है, मतलब सारा अकाउंट स्टेटमेंट में गलती नहीं है उसका, बाकी जो बचा 0.7 प्रोबेबिलिटी जो बचा उसमें तो एरर नहीं आएगा ना। 0.7 प्रोबेबिलिटी बन रहा है, मान लीजिए अगर 10 स्टेटमेंट बनाया तो 10 में से 3 ही स्टेटमेंट होगा जिसमें से एरर होगा, और बाकी जो 7 स्टेटमेंट बनेगा उसमें एरर नहीं होगा। 0.3 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ये निकालें प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन एरर, एटलीस्ट वन एरर फॉर ए के लिए, तो ये है 0.3। अगर हम लोग P मान लेते हैं, लेट P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी नो एरर फॉर ए के लिए एरर नहीं हो, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एटलीस्ट वन एरर होने का प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नो एरर निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि वो जो अकाउंट स्टेटमेंट बनाएगा उसका उसमें एरर नहीं होगा। क्यों मान लेते हैं, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, किसका नो एरर, फॉर बी के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ 20 स्टेटमेंट ये बनाया है, बी का है 0.4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.6, और आर निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी नो एरर। अब आप लोग सोच रहे होंगे नो एरर क्यों लिए हम लोग, एरर का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो नो एरर हम लोग क्यों निकाले हैं, ये जरूर सोच रहे होंगे, कारण मैं बताता हूँ, ये आ जाएगा 0.55। आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब हम लोग को एक्सपेक्टेड नंबर क्या निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट का, मतलब उसमें नो एरर हो, जिस स्टेटमेंट में नो एरर हो वही तो निकालना है, तो हम लोग नो एरर का ही हम लोग प्रोबेबिलिटी लेकर के चल रहे हैं। तो अब जरा समझिएगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ये 20 स्टेटमेंट बनाया है, ये बनाया 10 स्टेटमेंट, ये 40, उस 20, 10, 30 और 40 70 स्टेटमेंट बना है, क्या 70 स्टेटमेंट में प्रत्येक स्टेटमेंट में एरर होगा, नहीं, इसका क्या चांसेज है जरा समझिए, इसका सही स्टेटमेंट होने का चांसेस 0.7 प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब 10 स्टेटमेंट में 7 स्टेटमेंट तो सही होगा, 20 स्टेटमेंट में 14 स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा,
तो वही एक्सपेक्टेड नंबर पूछा जा रहा है। एक्सपेक्टेड नंबर जैसे ए का एक्सपेक्टेड नंबर 14 हो जाएगा, 14 स्टेटमेंट लगभग सही हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड नंबर? देखिए मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की संख्या को हम लोग एक्स से डिनोट करें तो एक्सपेक्टेड नंबर, अब इसका नंबर जो है वो 20 और प्रोबेबिलिटी कितना है? करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.7। बी के लिए नंबर जो है वो 10 है और करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.6। सी के लिए स्टेटमेंट टोटल है 40 स्टेटमेंट बनाया, करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.55। तो यही हो जाएगा, एक्स का वैल्यू और उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 14, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20, 5 × 20 और 2 22, मतलब 22 आएगा। तो कितना हो गया? 14 × 6 = 42 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होने की संभावना है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो 42 हो जाएगा। 42 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्या क्लियर है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये क्लियर है या नहीं? कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, एक बार बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखिए क्या है। ये प्लेयर टॉसेज 3 फेयर कॉइंस, 3 फेयर कॉइन टॉस किया कोई प्लेयर, ही विंस ₹8 इफ 3 हेड। अब तीनों में हेड हो जाए, जब वो 3 कॉइन को टॉस कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बनता है ना, तीनों हेड हो सकता है, 1 मिनट, हाँ तीनों हेड हो सकता है, या फिर 2 हेड और 1 टेल हो सकता है। उसमें से ये आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, 2 हेड 1 टेल इस तरीके से आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है, ऐसा आ सकता है, या 1 हेड 2 टेल होगा, 1 हेड 2 टेल होगा, मतलब HTT, या फिर THT हो सकता है, या फिर TTH हो सकता है, या तीनों टेल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो कहता है कि इफ 3 हेड्स, अगर तीनों हेड आ जाए, मतलब ये वाला पास अगर आ जाता है तो 8 रुपया वो जीतता है, और इफ 2 हेड्स अकर तो 3 रुपया जीतता है। 2 हेड अकर आने की ये वाला, इसमें से 8 रुपया जीतता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें 8 रुपया, यहां पर आप 3 देख रहे हैं, 3 में से कोई अगर एक आ जाए, मतलब 2 हेड आ जाता है, 2 हेड अगर आता है तो कितना जीतता है? 3 रुपया। उस समय 3 रुपीज ये जीत रहा है। एंड 1 रुपीज इफ ओनली 1 हेड अकर, और अगर सिर्फ एक हेड आता है, मतलब ये वाला, इस तीनों में एक ही हेड है, तो 1 रुपया जीतता है वो। अब आगे सवाल है कि इफ द गेम इज फेयर, हाउ मच वुड ही लॉस इफ नो हेड अकर। अब इसका मतलब क्या होता है ना, गेम इज फेयर का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगा। गेम अगर फेयर है तो एक्स हम लोग मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं जितना रुपया वो जीतता है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ रुपीज हो गया या अमाउंट हो गया, जितना वो जीत रहा है उसी संख्या को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो गेम फेयर का मतलब हुआ कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 0, ये याद रखिएगा कि इफ द गेम इज फेयर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो गया। तो हाउ मच वुड ही लॉस इफ नो हेड अकर, अभी ये वाला बचा हुआ है। 3 के बारे में तो लिखा हुआ है कि तीनों हेड आता है तो 8 रुपया जीतता है, 2 हेड अगर आता है तो 3 रुपया जीतता है, 1 हेड आता है तो 1 रुपया। अगर तीनों टेल आ गया तब उसको हारना पड़ेगा। गेम फेयर है ना, गेम फेयर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो वो कितना लॉस करेगा, कितना वो हारेगा, तो वही सवाल है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि अगर ये अगर तीनों टेल आ जाता है तो मान लेते हैं कि n रुपया वो हार रहा है, n रुपया हार रहा है, तो इनका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहले तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू द अमाउंट which player wins, which player wins, जो जीतेगा उसका अमाउंट है x। अब यहां देखिएगा, सिंस गेम इज फेयर
अगर गेम जो है वो फेयर है तो इसीलिए इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है जीतने वाला वो 0 होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा? एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ पर एक्स जो है अमाउंट है, तो अमाउंट है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अमाउंट कितना है, 8 रुपया है, 3 रुपया, 1 रुपया और ये n रुपया है। मान लीजिए n रुपया वो जीतता है या हारता है जो भी हो। तो x का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू और इसका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8 आने का प्रोबेबिलिटी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x का वैल्यू 3 और उसका आने का प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x का वैल्यू 1 और इसको आने का प्रोबेबिलिटी, 1 और उसका आने का प्रोबेबिलिटी, और फिर x का वैल्यू n और उसका आने का प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू x का वैल्यू n नहीं, x का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा ना, ये नंबर ऑफ सॉरी x जो है अमाउंट है, ठीक है, x का वैल्यू n है और x इक्वल टू n आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो देखिए ये 8 और x का वैल्यू 8 कब आएगा? जब तीनों हेड आता है तब ना, तीनों हेड आता है तब x का वैल्यू 8 होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/8 आ गया। टोटल तो 8 है ना, तीनों हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/8 आएगा। और ये x का वैल्यू जो है, x जो है वो अमाउंट है जितना वो जीत रहा है, x का वैल्यू 3, तो 3 रुपया कब जीतता है? जब ये सब आए, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। क्यों 3/8? 3 फेवरेबल केस हो गया और टोटल 8 केसेज है। फिर x का वैल्यू 1 और उसका आने का प्रोबेबिलिटी, तो उसका आने का प्रोबेबिलिटी कब क्या होगा? x इक्वल टू 1 आने का प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या हो गया? 1 रुपया जीतने का। 1 रुपया कब जीतता है? जब तीनों हेड आता है, और तीनों हेड आए, सॉरी एक हेड आएगा, एक हेड आएगा तब, तो ये सभी आने का प्रोबेबिलिटी 1/8, और n रुपया जितना है या जो भी हो वो हारेगा, n नेगेटिव आ जाएगा अगर हारता है तो x इक्वल टू n आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/8। x इक्वल टू n आने का मतलब कोई हेड नहीं, मतलब तीनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/8, और इसका जो सम है वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो देखिए ये 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1, यहाँ से 9/8 आ रहा है, या रहने देते हैं 1, 8/8, 8/8 प्लस 9/8 प्लस 1/8 और प्लस n/8 इक्वल टू 0। तो अब जरा समझिए, n/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, तो 9 3 12 8 20, 20/8 माइनस 20/8, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो गया -20, यानी -20 रुपया वो हारेगा। कब? जब तीनों टेल आएगा। माइनस नेगेटिव बता रहा है कि वो हार रहा है, तो हाउ मच वुड ही लॉस? कितना लॉस करेगा? 20 रुपीज लॉस करेगा। 1 मिनट, रजनीश बताइए, कुछ सवाल है? क्या नहीं समझ में आया, बताइए। और सर जो कंडीशन दिया हुआ उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको बना सकते हैं क्या? देखिए तरीका तो वही है, आप शॉर्ट में बनाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो है टोटल मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से बनेगा। अब क्या है, क्या करते हैं कुछ लोग जो है वो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 और इसका 8 इंटू 1, 3 इंटू 3, 1 इंटू 3, वो टोटल जोड़ करके जितने का लिखा निकाल लेते हैं और लास्ट वाला में हारने का। तो लेकिन तरीका ये है, सही तरीका, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कहता है। An urn contains 7 white and 3 red balls. 2 balls are drawn together at random from the urn. Compute the probability that neither of them is white. Find also the probability of getting 1 white and 1 red ball. Hence compute the expected number of white balls. क्वेश्चन ये या समझिएगा क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। ये कहता है कि एक अर्न में एक कलश है, मिट्टी का बर्तन है, और उसमें से 7 व्हाइट 3 रेड बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है। सवाल ये है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है, टुगेदर, एक साथ निकाला गया, 1 बाय 1 नहीं निकाला गया, एक साथ हम लोग 2 बॉल निकाल लिए फ्रॉम द अर्न। इससे हम लोग 2 बॉल एक साथ निकाले, मतलब एक ही बार हाथ डालें और 2 बॉल निकाल लिए। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट नादर ऑफ देम इज व्हाइट। पहले तो हम लोग को पता करना है कि एक भी व्हाइट नहीं हो इसका प्रोबेबिलिटी। फिर सवाल है फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 रेड। इसमें से हो सकता है एक भी व्हाइट नहीं निकले, हो सकता है एक व्हाइट एक रेड निकल जाए, तो एक व्हाइट और एक रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर आगे कह रहा है कि हेंस कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है।
सवाल यहाँ लास्ट देखिएगा, हेंस कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। एक्स जो है वो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को मान लेते हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, इसी का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। व्हाइट बॉल्स, जितना व्हाइट बॉल्स निकलेगा उसकी संख्या को एक्स मान लिए, इसी का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या कहता है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट नादर ऑफ देम इज व्हाइट, मतलब एक्स का वैल्यू 0, एक भी व्हाइट बॉल नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या, किसका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी नो व्हाइट बॉल, नो व्हाइट बॉल मतलब दो बॉल जो निकाले हैं उसमें से नो व्हाइट, एक भी व्हाइट नहीं है, मतलब ना तो पहला है और ना ही दूसरा है, दो बॉल निकाले दोनों में से कोई भी नहीं है। तब जब दोनों में से कोई भी व्हाइट नहीं है मतलब क्या निकला, रेड निकला, दोनों रेड निकल गया, तो यही तीन में से दो का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये 3C2 हो जाएगा फेवरेबल केसेज में, और टोटल 10 बॉल है तो 10C2 हो गया टोटल केसेज। आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3C2 का 3 आएगा और 10C2 का आ जाएगा 45। तो ये कितना आ गया 1/15। पी एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब एक व्हाइट, तो एक व्हाइट का मतलब क्या हो गया कि 1 व्हाइट एंड 1 रेड एंड 1 रेड। ये भी निकालना है कि फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। एक्स इक्वल टू 1 है मतलब एक व्हाइट बॉल है, तो एक व्हाइट बॉल और एक रेड बॉल, तो 7 में से एक निकाल लेंगे 7C1 और 3 में से एक निकाल लेंगे 3C1 और टोटल हो जाएगा 10C2। तो ये आ गया 7 × 3 डिवाइडेड बाय 45, कट करके आएगा 7/15। फिर पी एक्स इक्वल टू 2 मतलब दोनों व्हाइट बॉल, ये यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है लेकिन जब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स निकालेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों व्हाइट बॉल्स, बोथ व्हाइट बॉल्स या बोथ बॉल्स आर व्हाइट, बोथ बॉल्स आर व्हाइट, ये तो दोनों व्हाइट कब निकलेगा, जब हम लोग 7 में से कोई भी दो निकाल लें और टोटल है 10C2। 7C2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 7 21 आएगा और नीचे 45, कट जाएगा ये 3 से तो कटेगा ही, 7/15 हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू इसी एक्स का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू और उसके प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू 0 और इसका प्रोबेबिलिटी 1/15, फिर एक्स का वैल्यू 1 और उसका प्रोबेबिलिटी 7/15, एक्स का वैल्यू 2 और उसका प्रोबेबिलिटी 7/15। तो ये आपका आ गया 7 दूना 14 और 7 21 21/15, 21/15, यानी कि ये एक बार में 15 और बचेगा 6 60, 15 चौके 60, 1.4। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अमित रंजन एक आंसर दिए हैं डी। बताइए यस नो, क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया, चलिए ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बैग कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए मैन हु इज अलाउड टू ड्रॉ 2 balls from the bag and who is to receive 1 rupee for each black ball and 2 rupees for each white ball drawn। देखिए क्या है जरा समझिएगा, क्वेश्चन ये है, यहां पर एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, मान लीजिए कोई बैग है, इसमें से 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल्स है, ये है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए मैन हु इज अलाउड टू ड्रॉ 2 balls फ्रॉम द बैग, इससे 2 बॉल निकाला गया, कुछ कहा नहीं गया कि एक एक करके निकाला गया है कैसे, तो टुगेदर मानते हैं कि 2 बॉल एक आदमी को अलाउ किया गया कि 2 बॉल इससे निकाल ले। अब फ्रॉम द बैग एंड हु इज टू रिसीव 1 rupee फॉर ईच ब्लैक बॉल्स, अगर वो ब्लैक निकालेगा तो उसको 1 रुपया मिलेगा, एंड 2 rupees फॉर ईच व्हाइट बॉल, अगर वो व्हाइट निकालता है तो 2 रुपया नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा है, हारने का चांसेस ही नहीं है, ब्लैक निकाले या व्हाइट निकाले जीत ही रहा है। ब्लैक निकालता है तो उसको कितना मिल रहा है, ब्लैक निकालता है तो उसको 1 रुपया मिल रहा है, और अगर व्हाइट निकालता है तो कितना मिल रहा है, फॉर ईच ब्लैक बॉल एंड 2 rupees फॉर ईच व्हाइट बॉल्स, 2 रुपया मिल रहा है जब वो व्हाइट बॉल निकाल रहा है। तो इसी का एक्सपेक्टेशन निकालना, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए मैन, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए मैन who is allowed to draw 2 balls from the bag and who is to receive 1 rupees for each black ball and 2 rupees for each white ball drawn। तो आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन में रुपया लिखा हुआ है, मतलब कितना रुपया वो जीतेगा या कितना रुपया उसको मिलेगा, उसी का एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो आप ऐसा कीजिए, लेट एक्स इक्वल टू अमाउंट, एक्स जो है वो अमाउंट बता रहा है, अमाउंट विच द मैन रिसीव,
जो रिसीव करेगा, मैन जितना अमाउंट रिसीव करता है उसी को हम लोग x मान दिए। तो अब क्या क्या हो सकता है x का वैल्यू? x का वैल्यू क्या हो सकता है? देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दो बॉल जो निकाल रहा है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैं यहां पर लिखा हूं, पॉसिबिलिटी दोनों व्हाइट हो सकता है। दोनों अगर व्हाइट होगा तो उस केस में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक व्हाइट निकालने पर 2 रुपया जितता है, तो दोनों व्हाइट रहेगा तो 4 रुपया, प्रत्येक व्हाइट के लिए 2 रुपया मिलता है। हो सकता है एक व्हाइट और एक ब्लैक हो, एक व्हाइट और एक ब्लैक रहेगा तो व्हाइट के लिए 2 रुपया और ब्लैक के लिए 1 रुपया, तो x का वैल्यू 3 रुपया हो जाएगा। हो सकता है दोनों ब्लैक हो, तो दोनों ब्लैक होगा तो वैसे केस में कितना रुपया मिलेगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक ब्लैक के लिए 1 रुपया मिला, 1 + 1 यानी 2 रुपया हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। पॉसिबिलिटी तो यही है कि दोनों व्हाइट निकल जाए, या एक व्हाइट एक बॉल ब्लैक निकले, या ये दोनों ब्लैक निकले, तो x का वैल्यू निकल गया। हम लोग को यही x का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो अब जरा समझिए, हम लोग निकालते हैं x इक्वल टू 2 आने का पहले प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 2 का मतलब हो गया दोनों ब्लैक, बोथ बॉल्स आर ब्लैक, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो दोनों ब्लैक हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 7 ब्लैक है, 7 में से कोई भी 2 निकाल लेते हैं और टोटल हो जाएगा 12c2। तो 7c2 का वैल्यू कितना होगा? एक मिनट रुकिएगा। 7c2 का वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा 21 और 12c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 66। फिर px इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का मतलब हो गया, x3 कब आ रहा है? जब एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल हो, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक ही लिखा हुआ है ना, हाँ ब्लैक, ब्लैक बॉल। तो एक व्हाइट और एक ब्लैक का निकालने का प्रोबेबिलिटी, 5 व्हाइट में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेगा और 7 ब्लैक में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेगा और टोटल आपका 12c2। तो ये आ जाएगा 5 × 7 और नीचे हो जाएगा आपका 66, तो 35 कर लीजिए, 35/66। और px इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब 4 कब आता है? जब दोनों व्हाइट हो, बोथ बॉल्स आर व्हाइट, दोनों व्हाइट हो, बोथ बॉल्स आर व्हाइट। और दोनों व्हाइट कब आएगा? दोनों व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी, ये जो 5 व्हाइट है 5 में से कोई भी 2 निकाल लेगा तो दोनों व्हाइट ही आएगा। टोटल है 12c2। एक मिनट, 5c2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 10 और 12c2 का 66। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा? 2 और इसका प्रोबेबिलिटी है 21/66। फिर x इक्वल टू 3 और इसका प्रोबेबिलिटी है 35/66। फिर x का वैल्यू 4 और इसका प्रोबेबिलिटी है 10/66। आप ऐड कर लीजिए, नीचे तो 66 आएगा ही, ऊपर आएगा 42 + 105 + 40 डिवाइडेड बाय 66। ये आ जाएगा 4 4 8 5 187 डिवाइडेड बाय 66। और 187 डिवाइडेड बाय 66 कितना आएगा? एक मिनट, पॉइंट में लिखना है तो आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी। 187 डिवाइडेड बाय 66, 2.83 अप्रॉक्स आ रहा है, 2.83। तो 2.83 है, हाँ है। ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। यहाँ पर कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए ग्रेटर देन 0 एंड पी बी नॉट इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है, पी बी नॉट इक्वल टू 1 है। तो सवाल ये है, हम लोग को पता करना है पी ए बार डिवाइडेड बाय बी बार का क्या वैल्यू होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक चीज तो देखिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार डिवाइडेड बाय पी बी बार, ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब ये डिमार्गन्स लॉ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिमार्गन्स लॉ से ए बार इंटरसेक्शन बी बार को लिख सकते हैं ए यूनियन बी पूरे का बार, याद कीजिए। तो ए में भी बार लग जाता है, बी में भी लग जाता है, लेकिन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाता है डिमार्गन्स लॉ से। और नीचे जो है वो पी बी बार रहने देते हैं। और ये तो फॉर्मूला है ही कि पी ए बार इक्वल टू क्या होता है? 1 - पी ए। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको पी ए यूनियन बी बार को लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी।
और डिवाइडेड बाय पी बी बार रहने देते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसका जवाब भी दिए हैं, ठाकुर राम बिंदु, अमित, रोहित, अफजल, रजनीश, सभी का जवाब आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो सिंपल सा सवाल था। 1 मिनट। हाँ सालू बताइए, सालू कुछ पूछना है? हाँ सर, सॉल्यूशन बताइए। में पिछले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाइए ना। ये या इसके पहले? नहीं नहीं सर, इसी में सर, इसमें जो फॉर्मूला बताया कि पी ए बार इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, ठीक है, ये तो हाँ। पढ़ा है। तो जो इसके ऊपर वाला लाइन है जो पी ए यूनियन बी पे टोटल पे बार है, हाँ हाँ तो सर यहाँ पे आप डायरेक्ट फिर 1 माइनस पी ए यूनियन बी कैसे लिख दिए, उसको ए माने देखिए, क्या? हाँ हाँ एक्चुअली क्या है ना कि 1 मिनट, पी ए यूनियन बी, दो इवेंट का अगर यूनियन कर देंगे तो वो एक इवेंट ही आता है। दो इवेंट का यूनियन भी तो एक इवेंट होता है। तो इस इवेंट को हम लोग मान लेते हैं एक्स, सपोज कर लीजिए। पूरा किसको एक्स मान रहे हैं? ए यूनियन बी को। अब पी एक्स बार को क्या लिखेंगे? 1 माइनस पी एक्स, इस फॉर्मूला से, और एक्स का वैल्यू बैठा दीजिए। एक्स किसको मान रहे हैं? ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी भी पूरा एक इवेंट हो गया ना, ठीक है। सर बीच में आपका आवाज़ थोड़ा कट गया। अच्छा मेरा आवाज कट गया? हाँ हाँ देखिए, सर, आवाज़ नहीं है। पी ए यूनियन बी बार है, दो इवेंट का यूनियन तो एक इवेंट ही होता है, तो उस इवेंट को हम लोग एक्स मान लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी एक्स बार, और पी एक्स बार को 1 माइनस पी एक्स लिख सकते हैं, और एक्स का फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू चलिए, सर। ओके वेलकम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरा समझिएगा, ये क्या है? 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरी तरीके से विजिबल हो। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कार हैज 4 ट्रैफिक लाइट्स ऑन इट्स रूट, ईच ऑफ देम अलाउज इच टू मूव अहेड और स्टॉप विथ प्रोबेबिलिटी 0.5। इफ x represents the number of lights passed before the car stops for the time, तो देन क्या होगा? या ध्यान दीजिए, एक कार जो है वो अपने रूट पे चल रहा है, तो 4 जगह उसको ट्रैफिक लाइट मिलता है। जो भी है वो 10, 20, 50 किलोमीटर जहां पर भी जा रहा है, या 1 ही किलोमीटर में हो सकता है 4 जगह ट्रैफिक लाइट मिल गया। एक जगह ट्रैफिक लाइट यहाँ है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है यहाँ पर। जहाँ भी ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है तो वहां पर आप जब क्रॉस करते हैं तो या तो रेड सिग्नल होगा या ग्रीन सिग्नल होगा। ग्रीन सिग्नल रहेगा तब तो आप बिना रुके पास कर जाएंगे, लेकिन अगर रेड सिग्नल होगा तो वहां पर तो वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो सवाल ये है, देखिए क्या कहता है, ईच ऑफ देम अलाउज इज टू मूव अहेड और स्टॉप विथ प्रोबेबिलिटी 0.5। अब प्रत्येक ट्रैफिक लाइट में क्या होगा? या तो वो आगे बढ़ जाएगा या फिर वो रुकना पड़ सकता है उसको। अहेड और स्टॉप विथ प्रोबेबिलिटी, और स्टॉप मतलब रुकने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.5। मतलब एक तरीके से आप 50-50% चांस कह लीजिए कि 50% चांस है कि वो रेड सिग्नल होगा और 50% चांस है कि ग्रीन सिग्नल होगा, क्योंकि रुकने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है। कब रुकेगा? जब वो रेड सिग्नल रहेगा तभी रुकेगा। रेड सिग्नल रहेगा तो रुकेगा, और ग्रीन सिग्नल रहेगा तो पार कर जाएगा वो। तो रुकने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है, मतलब पार करने का भी प्रोबेबिलिटी, मतलब उसको डायरेक्ट बिना रुके पास करने का प्रोबेबिलिटी भी तो 0.5 ही होगा। इफ एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लाइट्स पास्ड बिफोर द कार स्टॉप्स, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लाइट पास बिफोर द कार स्टॉप, रुकने के पहले जितना पास कर जाए, पार कर जाए, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द टाइम। तो देन यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से क्या होगा? तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइट पास बिफोर द कार। जरा समझिएगा, मान लीजिए यहां से वो पास कर गया, यहां पर क्या है? यहां पर ग्रीन सिग्नल था इसका, ये ग्रीन सिग्नल था, और यहां पर ये पास कर गया, सपोज कर लीजिए यहां भी पास कर गया, यहां पर भी उसको ग्रीन सिग्नल ही मिला, और यहां पर उसको रुकना पड़ा, यहां पर रेड सिग्नल मिल गया। तो क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइट पास बिफोर द कार स्टॉप, रुकने के पहले कितना बार वो पास कर चुका है? 2 ट्रैफिक लाइट पास कर चुका है, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा इस केस में। देखिए, तो अगर यहां से पास कर गया, यहां से पास कर गया, और यहां पर जाकर के उसको रेड सिग्नल मिला, तो रुकने के पहले 2 लाइट वो पास किया, मान लीजिए यहां, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर ये यहां से भी पास कर जाए, यहां पर जाकर के रुकना पड़े, यहां पर आपका रेड सिग्नल मिल गया, यहां पर रेड सिग्नल मिल गया, तो वो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर भी नहीं रुकना पड़ा, यहां पर भी वो ग्रीन सिग्नल ही मिला, तो उस समय x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि यहां पर उसको रेड सिग्नल मिल गया, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। हो सकता है कि पहला वाला में ही, जब उस रूट में चल रहा था, फर्स्ट ट्रैफिक लाइट में ही आपका रेड सिग्नल मिल गया,
तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x बता रहा है नंबर ऑफ लाइट पास बिफोर द कार स्टॉप, रुकने के पहले जितना वो ट्रैफिक लाइट पास कर दिया, तो x का वैल्यू 0 से 4 तक हो सकता है। तो देन ये सभी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर जरा समझिए कि x जो है वो क्या हो सकता है। x का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अभी फिलहाल हम लोग 0 का बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 3 और 4 का ही दिया हुआ है। तो Px इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो गया? Px इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि पहला जो ट्रैफिक लाइट मिला वो पहला ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिला, पहला ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिला, दूसरा भी ग्रीन मिला, तीसरा भी ग्रीन मिला और चौथा में उसका रेड सिग्नल मिला। G1 में मतलब ग्रीन हो गया, फर्स्ट ग्रीन, सेकेंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन, फोर्थ में रेड सिग्नल, यही हो गया। एक्स का वैल्यू 3 मतलब वो बिना रुके वो 3 ट्रैफिक लाइट पास कर चुका है, तो 3 ग्रीन था, चौथा में जाकर के उसको रेड सिग्नल मिला। अब देखिए फर्स्ट में ग्रीन सिग्नल मिलने का, ग्रीन सिग्नल मतलब वो पार हो गया, वो रुका नहीं है वहां पर। तो कहता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि ईच ऑफ देम अलाउज टू मूव अहेड और स्टॉप विथ प्रोबेबिलिटी 0.5, रुकने का प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, तो आगे पास करने का भी 0.5 ही होगा। दो ही चीज तो है यहाँ पर, तो ये 4 चीज होगा। पहला में यहाँ पर देखिए पहला में वो रुक रहा है, पहला में रुक रहा है, सॉरी पहला में वो पास कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। दूसरा में भी पास कर रहा है, वहां पर भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तीसरा में भी पास कर रहा है, वहां पर भी प्रोबेबिलिटी 1/2। चौथा में जाकर के रुक गया, चौथा में रुकेगा, एक्स का वैल्यू 3 आया मतलब चौथा में रुकेगा, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कितना हो गया ये 2 4 8 16 1/16 आ गया। और पी एक्स इक्वल टू 4 का मतलब, पी एक्स इक्वल टू 4 का मतलब हो गया फर्स्ट में ग्रीन, सेकेंड भी ग्रीन, थर्ड भी ग्रीन और फोर्थ भी ग्रीन। हाँ सालू कुछ पूछना है बताइए। हाँ सर, हाँ ये बताइए। क्वेश्चन दिया है, ए कार हैज 4 ट्रैफिक लाइट ऑन इट्स रूट, तो आप उसमें एक्स का वैल्यू 0 क्यों ले रहे हैं? एक्स का वैल्यू 0 एक्चुअली मान लीजिए एक भी ट्रैफिक लाइट में वो नहीं रुका। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में ही उसको ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल मिल गया फर्स्ट ही में, हाँ। तो एक्स क्या बता रहा है? एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लाइट पास बिफोर द कार स्टॉप, मतलब रुकने के पहले जितना वो पास कर गया, तो फर्स्ट ही में तो उसको रुकना पड़ रहा है, तो रुकने के यस। पहले कितना ट्रैफिक लाइट पास किया? तो रुकने से पहले तो एक भी उसको ट्रैफिक लाइट नहीं मिला था सर। तो हाँ फर्स्ट ही में रेड है ना, तो रुकने के हाँ, पहले एक भी ट्रैफिक लाइट वो पास नहीं किया, तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये जो रेड सिग्नल आया सर, तो यहाँ पे ये रुक गया था ना? हाँ फर्स्ट ही में रुक गया, हाँ। तो ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लाइट पास्ड बिफोर द कार स्टॉप, रुकने के पहले। अच्छा तो अच्छा, फर्स्ट ही में रुक गया तो एक्स का वैल्यू तो 0 हो गया ना। ठीक है सर। ठीक है, आगे तो जरा समझिएगा। एक्स इक्वल टू 4 का मतलब फर्स्ट में भी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, सेकेंड भी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, थर्ड भी ग्रीन, फोर्थ भी ग्रीन, 4 ही ट्रैफिक लाइट है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी में ग्रीन सिग्नल मिल रहा है उसको। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट में ग्रीन 1/2, सेकेंड में ग्रीन 1/2, थर्ड में ग्रीन 1/2, फोर्थ में ग्रीन 1/2, कितना आ गया 1/16, ये आ गया। तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 3 का और एक्स इक्वल टू 4 का प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, तो दोनों सेम है और पॉजिटिव है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 4 दोनों पर प्रोबेबिलिटी सेम है और पॉजिटिव है, यहाँ पर भी सेम है लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी 4 है, और इसमें तो एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइट पास्ट बिफोर द कार स्टॉप, तो एक्स इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि 3 जगह वो रुका है, सॉरी 3 जगह वो पास कर गया, रुकने के पहले वो 3 जगह पास कर गया, तो रुका कहाँ पर? जाकर के चौथा में रुका है। 3 जगह तो वो पास कर गया, चौथा में जाकर के रुका है, और चौथा में रुकना पड़ेगा उसको। अगर चौथा मान लीजिए यहाँ पर अगर रेड लाइट नहीं मिलता है, यहाँ पर रेड लाइट नहीं मिलता है, तो यहाँ तो भी पास कर जाएगा, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा ना वैसे केस में, तो इसीलिए चौथा में उसको रुकना पड़ेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया। और एक्स इक्वल टू 4 मतलब किसी में भी उसको रुकना नहीं पड़ा, सब जगह ग्रीन सिग्नल मिला, तो सब जगह ग्रीन सिग्नल मिला, तो ग्रीन मिलने का प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है सभी जगह, ये भी 1/16 आ रहा है, तो दोनों 1/16 ही आएगा। क्लियर है? यस नो बताइए, समझ में आया या नहीं? चलिए ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन ये है कि लेट एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और इस तरीके से डिफाइंड है, मतलब निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस ही होगा। देखिए लेट एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस होगा, इस तरीके से डिफाइंड है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर। डेंसिटी तो होता है कंटिन्यूअस में, उसमें तो होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन।
-1 से 1 इंटरवल में x का वैल्यू हो तो ये फंक्शन का वैल्यू, बाकी सभी केस में 0 है। तो क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, ये इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। ये प्रोबेबिलिटी निकालना है -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। याद कीजिए ये कैसे निकलता है, -1/2 से +1/2 तक इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन f को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। और -1/2 से 1/2 में फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो लिखा हुआ है। -1/2 से +1/2 में लिखा हुआ है, ये -1/2 से +1/2 इसी इंटरवल में आएगा, तो ये है 0.75 इंटू 1 - x²। अब ये 0.75 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, तो 0.75 और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x और x² का x³ डिवाइडेड बाय 3। लिमिट है -1/2 से +1/2। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 0.75 और अपर लिमिट पुट करते हैं 1/2, तो ये 1/2 हो गया, और 1/2 का होल क्यूब मतलब 1/8, 8 के 24, 1/24 आ जाएगा। और यहाँ पर -1/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1/2, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा लेकिन आएगा आपका 1/24 ही। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/2 + 1/2, 1/4, -1/24 और -1/24। अच्छा दोनों तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, और -1/24 -1/24 -1/12 हो जाएगा। तो ये आ गया 0.75 इंटू 12 में 1, 11 डिवाइडेड बाई 12। ये कैलकुलेशन कर लीजिए। 0.75 को आप तो 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 33 डिवाइडेड बाय 48, 33 डिवाइडेड बाय 48। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा पॉइंट में चेक करना पड़ेगा कितना आता है। मैं एक बार कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। 33 डिवाइडेड बाय 48, ये आ रहा है 0.6875, लगभग 0.68 आ रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ऑप्शन ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, ये कोई दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन fx इक्वल टू 1/8 3x लिखने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ देखिए 1/8 और 3x, तो 3x का मतलब 3cx हो सकता है, आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ मिले। NCR को ऐसा लिखा जाता है, NCR को n और यहाँ नीचे r एक ब्रैकेट में ऐसा लिखा जाता है, ये लिखा हुआ मिलता है। एक्चुअली क्या है ना कि कंप्यूटर में NCR लिखना आसान नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए कंप्यूटर में ये जो है वो इस तरीके से लिख देता है। तो आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हो सकता है ऐसा लिखा हुआ मिले, तो इसीलिए ये आपको समझना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया, x का वैल्यू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का लीजिए, क्योंकि x जो है वो यहाँ पर डिस्क्रीट है, 0 1 2 3 है। फॉर ये रैंडम वेरिएबल x द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस इज, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे होगा या समझिए। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मतलब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt, यही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx, याद कीजिए यही होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि सिग्मा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो सिग्मा क्या करेंगे, e टू द पावर tx को, यहाँ कैपिटल x होगा, tx को इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, fx यहाँ पर x रन करेगा, fx के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा सम कर देंगे यहाँ पर। तो x का क्या क्या वैल्यू है, सिग्मा x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 है तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ f0। फिर e का पावर x की जगह 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर t हो जाएगा, यहाँ f1। फिर e टू द पावर x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2t, और यहाँ f2। और कितना है, 3 तक है x का वैल्यू, 0 1 2 3 है, तो e का पावर 3t हो जाएगा और f3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए और सम कर दिए, तो e टू द पावर तो 0 1 होता है, f0 का वैल्यू कितना आएगा, f0 का वैल्यू आ जाएगा 1/8 3c0, देखिए यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ। f1 का वैल्यू लिख जाते हैं, f1 का वैल्यू 1/8 3c1 और e टू द पावर t। फिर f2 का वैल्यू पहले लिख जाते हैं 1/8 3c2 और e टू द पावर 2t। यहाँ पर f3 का वैल्यू आ जाएगा 1/8 3c3 और e टू द पावर 3t। देखिए 1/8 तो सभी में है, 1/8 कॉमन ले लीजिए। यहाँ हो गया आपका 3c0, यहाँ पर आपका 3c1 e टू द पावर t, ये 3c2 e टू द पावर t का आप होल स्क्वायर कर सकते हैं,
और फिर 1/8 कॉमन ले चुके हैं, 3c3 e टू द पावर t का होल क्यूब कर सकते हैं। अब ये देखिए एक बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब, ऐसा है। तो ये 1 प्लस एक्स की जगह e टू द पावर t है, e टू द पावर t का पावर n की जगह 3, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्मूला में एक्सपेंड करेंगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसी फॉर्मूला में है nc2x स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में ये, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, n की जगह आपका 3 है, देख रहे हैं 3c0 3c1 3c2, तो ये 1 प्लस e टू द पावर 8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, देखिएगा क्या है, व्हाट इज द सेकेंड मोमेंट, सेकेंड मोमेंट पता करना है अबाउट द ओरिजिन फॉर ए रैंडम वेरिएबल x विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। सेकेंड मोमेंट कैसे निकलता है, सेकेंड मोमेंट को हम लोग μ2 से डिनोट करेंगे, अबाउट ओरिजिन लिखा हुआ है μ2, सेकेंड मोमेंट हो गया अबाउट ओरिजिन। तो याद कीजिए कैसे निकलता है, ये अबाउट ओरिजिन निकालना है तो हम लोग डिस्क्रीट है, ये सॉरी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। सेकेंड मोमेंट है तो x और ओरिजिन के अबाउट है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। जिसके अबाउट निकालना है वही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है, ओरिजिन के अबाउट निकालना है तो ओरिजिन सब्ट्रैक्ट होगा, और सेकेंड मोमेंट निकालना है तो पावर 2, थर्ड मोमेंट निकालना रहेगा तो पावर 3, rth मोमेंट निकालना है तो पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर 0 से 2 तक में ही ये फंक्शन का वैल्यू है, बाकी सब में तो 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 2 तक ही लेते हैं, क्यों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेंगे, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही होता है, लेकिन बाकी केस में तो 0 हो जाएगा। जैसे आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 तक करेंगे तो उस समय फंक्शन 0 है तो इधर तो 0 ही आएगा, इंटीग्रल 0 से 2 तक में ही ना फंक्शन का वैल्यू है, फिर 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक तो 0 ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 0 से 2 तक ही इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर, और इस केस में फंक्शन का वैल्यू कितना है x/2। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग 1/2 को तो बाहर कर दे रहे हैं और बचा x3 का इंटीग्रल हो जाएगा x टू द पावर 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 to 2, यहाँ पर 1/2 रहने देते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 4 और 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट करके 2 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो आपका 2 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम को मैं कोशिश किया हूँ यहाँ पर बता दिया हूँ, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर। थैंक यू सभी को, गुड नाइट।